जेई के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बात करते हैं कि केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाए। उससे पहले जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी केमिस्ट्री ओवरऑल करके 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग अगर बात करें सबसे पहले जैसे आप मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास यहां पर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, 3 पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और यहां पर आपके पास साथ साथ में होती है इनऑर्गेनिक। ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं ना, सिंपल सी चीज। ये सारी की सारी चीजें तो आप लोग जानते हैं ना कि भाई हमारे पास यहां पर क्या होता है, 3 पार्ट में केमिस्ट्री डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। बहुत सिंपल। अब मैं सबसे पहले आपसे बात ये करूं कि भाई कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए क्या सर हमें सारा सिलेबस करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सारे सिलेबस को कवर अप करें। तो यहां पर मैं बात करता हूं कि होल सिलेबस कवर अप, क्या आपको सारा सिलेबस करना चाहिए? ये एक बैड स्ट्रेटेजी होगी। अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को देखो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे काम करना है। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके बहुत अच्छे हैं, उन पे आपको वर्क करना है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा मेन होने वाला है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है सर? जो हमारे पास वीक चैप्टर हैं, जो हमने कभी देखे ही नहीं, वीक चैप्टर, अब बहुत ज्यादा भी ना हो, वीक चैप्टर अगर आपके पास मैं ये बोलता हूं कि भाई 2 से 3 है, ठीक है, तो स्किप कर दो। कोई आपको इफ और बट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल लॉजिकल चलना है। यहां पर सब कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना आपको आता है उसे बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जितना आपको आता है आपने वो भी अच्छे से नहीं करा, फिर तो दिक्कत है, फिर तो मामला फंसेगा। तो यहां पर इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एक एक करके मैं बताता हूं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा बेस्ड किस चीज पर है? ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोग जानते हैं, न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल, मैं ये बोलना ज्यादा सही रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी प्रॉपरली बेस्ड है न्यूमेरिकल प्लस में कॉन्सेप्चुअल। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से, पूरे तरीके से फंसी हुई है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, तो सर इसे सही तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है? मतलब सही तरह से कैसे पढ़ा जा सकता है? तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में फॉर्मूला आने चाहिए। फॉर्मूला को याद करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला की एक शीट बनाओ और डेली रिवाइज करो, ठीक है। फॉर्मूला शीट डेली रिवीजन में ले आओ। मैं यहां पर वापस लिख रहा हूं कैपिटल में क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली रिवाइज करो इसे, ठीक है। ये लीजिए, आपको करना क्या भाई? फॉर्मूला शीट उठाई और डेली रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आपको डे टू डे ये पता चलेगा कि भाई मैं किस चैप्टर को पढ़ रहा हूं और जो मैंने क्वेश्चंस करे हैं उन क्वेश्चंस के अंदर मैं कहां पर फंसा हूं। अगर मान लेते हैं आपने 10 क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है, मैं यहां पर लिखने वाला हूं पीवाईक्यू प्रैक्टिस, वो भी हमारे लिए जरूरी है। यहां पर एक चीज देखिए, मैं आपको एक चीज इन दोनों को रिलेट करके बताता हूं। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लेते हैं कि आपने यहां पर क्या करा बेटा, पीवाईक्यू आपने लगाए। सबसे पहले मैंने आपसे बोला न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को हमें लर्न करना है, आपने याद कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई जो फॉर्मूला शीट है ना उसे डेली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपने फॉर्मूला शीट को डेली रिवाइज भी करा, लेकिन मान लेते हैं कोई भी एक चैप्टर आपने उठाया, उसके फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने के बाद भी आपने 50 में से 10 क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो क्या यहां पर हमें दुखी होना है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हमें बहुत खुश होना है? नहीं, हमें मॉडरेट रहना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर आपने 10 क्वेश्चन को जो गलत किया है, अब उन 10 क्वेश्चन को बैठ करके ये देखो, एनालाइज करो कि वो 10 क्वेश्चन कहां गलत हुए। क्या आपने क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ा था? क्या आपसे वैल्यू पुट करने में गलती हुई है? क्या आपसे कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई है? या आपको लगता है कि भाई अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता या थोड़ा सा और समझ लेता, या यहां पर ये वाला फॉर्मूला मैंने गलत पुट किया, वहां पर गलती हुई है? वो मिस्टेक नोट डाउन करनी है। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है और वही मिस्टेक आपको बार 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 रिपीट नहीं करनी। अगर इतना कर लिया तो काम हो जाएगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस के बाद आपको क्या करना है बेटा? मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। मिस्टेक्स को क्या करना है बेटा? नोट डाउन करना है। मिस्टेक्स नोट डाउन करने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो मिस्टेक अब आपने करी है ये वापस से रिपीट ना हो जाए। इस चीज का बेहद हमें ख्याल रखना है। इतना कर लिया ना तो काम हो जाएगा। सारे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि मैं ये चैप्टर को स्किप कर सकता हूं, सर मुझे इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने या मेरा मन ज्यादा पढ़ने का इसमें नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर आपका कंपलसरी है, लेकिन अगर आप 1-2 चैप्टर को स्किप भी कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैलकुलेटिव पार्ट से बचना होगा। कैलकुलेटर का यूज अवॉइड करो, कैलकुलेटर यूज अवॉइड करो पूरे तरीके से। कैलकुलेटर को
ठीक है, आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, अपने आप से कैलकुलेट करो, अपने आप से कैलकुलेट करो, पेपर पे लिख कर सॉल्व करो यार। जब वहां पर जाओगे तो कैलकुलेटर थोड़ी ना आपके हाथ में थमा देगा, समझ रहे हैं? तो कैलकुलेटर को हमें पूरे तरीके से अवॉइड करना है। ये तो बात रही आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की, क्या इतना क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर भाई किस चीज के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का अलग ही गेम है, बिल्कुल अलग फंडा है। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर लॉजिक क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे बताना एक बार मेरे को, कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि भाई लॉजिक है और रिएक्शन का साथ में फ्लो आपको देखने को मिलेगा, ये आपका प्रॉपरली बेस्ड है लॉजिक प्लस में रिएक्शन, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्शन, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई रिएक्शन को याद करना है, मैंने आपसे कहा रिएक्शन को क्या करो बेटा, लर्न कर लो, और लर्न करने के बाद क्या करो, डेली रिवाइज करो। सर आपने वो भी डेली रिवाइज करने के लिए बोला, आप इसे भी बोल रहे हो, हाँ करना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो करना तो पड़ेगा ना। और कुछ भी चीज मैं ये मान करके चलता हूं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल डम बैठे हैं आप, क्योंकि अगर बिल्कुल ही डम बैठे हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, हमने किसी भी चीज को देखा नहीं है, तो फिर हम क्यों एग्जाम दे रहे हैं यार? फिर मोटिव ही क्या है हमारा एग्जाम देने का, वो बताओ ना। यहां पर आपको क्या करना, रिएक्शन को याद करना है, डेली रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू के साथ ही करना, इधर उधर मत भागना, ठीक है। पीवाईक्यू करना है और वही हमारे पास क्या करना, मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, मिस्टेक्स एनालाइज करनी है, मिस्टेक एनालिसिस करना है, और एक पैटर्न के अंदर आप लोग रिएक्शंस को याद कर लीजिए, जितने भी आपके नेम रिएक्शन है उन सबको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है, और डेली रिवाइज करो। सोचो अगर आपने आज कोई भी रिएक्शन पढ़ी है, उसे आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, इससे ऊपर दिक्कत नहीं आने वाली। फिर वो रिएक्शन दिमाग में इतना छप जाएगी ना, इतना ज्यादा छप जाएगी, प्रिंट हो जाएगी कि भाई उसके बाद कुछ भी करना है आप आराम से कर देंगे। उस रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर देंगे। एक बार तो एफर्ट लगता है ना, लेकिन रटना मत, उसे याद कर लेना। रटने में और याद करने में फर्क है। ऐसे ही आप लोग पीछे जो फॉर्मूला मैंने बोला ना, उसे थोड़ा सा समझ लेना, समझ कर पढ़ोगे ज्यादा अच्छा है। रट लोगे तो यार फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इतना क्लियर है? ये आपका ऑर्गेनिक बेस्ड है कि भाई रिएक्शंस का सारा खेल है, रिएक्शंस आती है तो काम हो जाएगा। अब तक भी मैंने आपको एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करी है, याद रखना। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर इस चीज के लिए, भाई ये पूरा लर्निंग बेस्ड है। कितना ज्यादा आप चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, सिंपल मेमोरी बेस्ड, मैं यही बोलता हूं इसे। और यहां पर मैं एक और चीज बोलूंगा कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी आपको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आनी ही चाहिए, ठीक है। क्या सारे चैप्टर करने? नहीं। क्या कुछ चैप्टर स्किप कर सकता हूं? वापस से आंसर है मेरा हाँ। ये बात हमें यहां पर याद रखनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं इधर उधर से, पहले तो ना आप टीचर जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए उस टीचर ने आपको ऑलमोस्ट जितनी भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जितने भी पीवाईक्यूज ऑलरेडी पूछे गए वो सब उसमें ला करके वो झोंक देता है, ताकि आपको कहीं और भागना ना पड़े। और ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आपको नोट्स के अलावा कहीं और नहीं जाना। पहले आप लोग नोट्स को प्रेफर करेंगे, नोट्स के बाद आप लोग एनसीईआरटी पर जाएंगे, ताकि एनसीईआरटी आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। अदरवाइज आप फंस जाएंगे, उसे ग्रंथ की तरह उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हमें भूलना नहीं है वो है भाई पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यू प्रैक्टिस, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी बच्चे यहां पर बैठ करके अभी ये सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई एक बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग जब जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, जब आप लोग जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जेईई की प्रिपरेशन के अंदर बच्चा ये मान लेता है कि फिजिक्स बहुत टफ आएगी, मैथ बहुत टफ आएगी, तो भाई बच्चा क्या तेरे पास केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से एक अच्छे खासे स्कोर को एलैबोरेट करने की, मतलब वहां से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, एक अच्छे नंबर को बढ़ाने की कोशिश करो। इसके बाद मेन फोकस आपका जाएगा फिजिक्स पर, और फिजिक्स के बाद आप लोग मैथमेटिक्स पर जा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली बच्चा क्या करता है ना, मैथमेटिक्स में फंस जाता है। तो आपको यहां पर इन सारी चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो नो डाउट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जेईई अप्रैल अटेम्प्ट को क्रैक कर देंगे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 100 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली पीवाईक्यू कहना तो गलत होगा, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लगा दिए हैं फिजिक्स में। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। और अगर आपने इतना कर लिया ना तो नो डाउट आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स में मार्क्स को स्कोर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यहां पर मैंने कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th यहां पर कराया हुआ है, हर चीज मैंने यहां पर A to Z कराई है। चाहे आपके जेन अटेम्प्ट में आने वाले क्वेश्चंस हो, आपकी 11th क्लास की पीवाईक्यू हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन हो, सब कुछ। 12th क्लास के पीवाईक्यू हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, अच्छे क्वेश्चन हो, A to Z सब कुछ करा रखा है। 3 या 4 चैप्टर के अंदर से 100 क्वेश्चन नहीं बने, पूरे के पूरे 28 चैप्टर से क्वेश्चन बने। तो इतना कर लिया काम हो जाएगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिले। मिलते हैं आप लोगों से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू।